नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न अलंकार संबंधी जितने भी हमारे पीवाईक्यू है उनको भी सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से आपको वीडियो को देखना है और समझना है, क्योंकि छंद की क्लास हम पहले कर चुके हैं। आज करेंगे हम अलंकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। छंद और अलंकार रस संबंधी हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर अभी जो हाल ही में होने वाली है DSSB पीजीटी की हिंदी की जो परीक्षा है उनके अंतर्गत तो 2 या 3 से अधिक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। जिस किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। निरंतरता के साथ लगे हुए हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं और है पर आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में प्रश्न पूछा क्या गया है पूछा गया है या नहीं। जल्दबाजी में कई बार प्रश्न को ध्यान से न पढ़ने से ही जो है हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है कि कथन सही नहीं है। तो इन कथनों में अलंकार से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, ये तो आपको पता ही है। जिस प्रकार से एक स्त्री आभूषणों से सुशोभित होती है, सुंदर लगती है, उसी प्रकार काव्य का जो सौंदर्य बढ़ाते हैं वे होते हैं अलंकार। अलंकार से ही काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। ये पॉइंट भी हमारा सही है बिल्कुल, कि अलंकारों के बिना हम काव्य रचना नहीं कर सकते। तो कोई ना कोई अलंकार हमें काव्य के अंतर्गत अवश्य ही देखने को मिलता है। उसके बाद दिया हुआ है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो अलंकार जो है काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये हमारा थोड़ा सा डाउटफुल पॉइंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभावी शून्यता आती है। ये बिल्कुल सही पॉइंट दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं। काव्य सौंदर्य तो में को बढ़ाते हैं, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य। तो अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा अलंकार भेद नहीं होता। तो आपको पता ही है अलंकार के भेद जो हमारे शब्दालंकार भी होते हैं, अर्थालंकार भी होते हैं और उभयालंकार भी होते हैं, लेकिन छंदालंकार हमारा कोई भी अलंकार का भेद नहीं होता। आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। छंदालंकार काव्य का भेद नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न, अनुप्रास अलंकारों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो देख लेते हैं, पूछा गया है, इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। तो अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है, ये यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप एक एक करके पढ़ सकते हो। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवर्ती। आपको पता ही है शब्द के प्रारंभ में और जो है अंत में वर्णों की बार बार जो आवर्ती हुई वही हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवर्ती, जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो च च की बार बार आवर्ती होने के कारण हमारा जो है अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद पंक्ति की संपूर्णता आवर्ती, ये हमारा गलत हो जाएगा भाई, ये लक्षण जो है अनुप्रास अलंकार का नहीं है। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवर्ती, जैसे कि मैंने आपको बताया था चारूचंद की चंचल किरणें। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं, पंक्ति की संपूर्णता आवर्ती अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, सो सुख सज सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो स की बार बार जो आवर्ती हो रही है, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद होते हैं, ये भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने जाते हैं, कौन से किस प्रकार से, ये एक एक करके आप यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो। तो देख लेते हैं। अनुप्रास शब्द जो है, अनुप्रास शब्दों से मिलकर बना है। तो अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वही हमारा क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और उपयुक्त पंक्तियों में स तथा मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें, अनुप्रास के भेद जब हम देखें, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अनुप्रास के भी हमारे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा छेका अनुप्रास, एक होता है हमारा वृत्तानुप्रास, एक होता है हमारा लाटानुप्रास, चौथे नंबर का होता है हमारा श्रुतवानुप्रास, और एक होता है हमारा अंत्यानुप्रास। तो इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण होते हैं हमारे, कौन कौन से? एक छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और लाटानुप्रास। जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए, वहां क्या होता है? छेका अनुप्रास। तो उदाहरण के तौर पर आप ये कह सकते हो कि जब कोई वर्ण 2 बार आए, तो वहां हमें अगर ये पूछ लिया जाए ये अलंकार का, ये अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है, तो छेका अनुप्रास होगा। तो जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर हम देखें, एक हम कह सकते हैं, रीझी 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 रहे सी, हंसी 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 हंसी, सॉरी भाई, उठी। तो इस प्रकार से अगर कोई उदाहरण में हमें देखने को मिलेगा कि एक शब्द की 2 बार आवृत्ति हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? छेका अनुप्रास। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति या आवर्ती वृत्तियों के अनुसार हो, वहां वृत्तानुप्रास होता है। वृत्तियां जो है 3 प्रकार की होती है, कोमला, पुरुषा और जो है उपनागरिका। परुषा और उपनागरिका और कोमला, 3 प्रकार की हमारी वृत्तियां होती है। और इन आवर्ती वृत्तियों के अनुसार जब वर्णों की आवर्ती होती है, तो वहां पर हमारा कौन सा अनुप्रास होता है? वृत्तानुप्रास होता है। वृत्तानुप्रास का भी जब आप उदाहरण देखो, तो आप कह सकते हो कि तरनी तनुजा तट तमल तरुवर बहु छाए। तो इस प्रकार से तय तय की जो है बार बार आवृत्ति होती हो रही है हमारी वृत्ति, यानी कि एक हम कह सकते हैं आदत। जब एक ही वर्ण जो है बार बार आ रहा है, तो वहां पर हमारा वृत्ता अनुप्रास होगा। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इन जो बार बार तय की आवृत्ति होने के कारण जो हमारा कौन सा अनुप्रास होगा? ये हमारा वृत्तानुप्रास होगा। छेका अनुप्रास में 2 वर्णों की आवृत्ति बार बार होने से, किसी भी वर्ण की आवृत्ति 2 बार होने से हमारा छेकानुप्रास होगा, और वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से हमारा वृत्तानुप्रास होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जिस रचना में य, र, ल, व, श आदि कोमल अक्षरों की प्रधानता हो, तो कोमला जहाँ ओज की व्यंजना करने वाले कठोर शब्द आए, और ट वर्ण की द्वितीय वर्ण जहाँ परुषावर्ती हो, उपनागरिकावर्ती में समानुशासिक वर्ण होते हैं, वही हमारे वृत्तानुप्रास के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो लाटानुप्रास में आप किस प्रकार देखोगे कि ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण है, हम लाटानुप्रास का हम अगर कहें, तो आप लोगों ने काफी बार
सुन रखा होगा कि एक सेकंड भाई, हम कई बार कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन साँचे। एक मिनट, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि अगर पूत सपूत है तो हमें धन संचय यानी कि जोड़ने की क्या आवश्यकता है, कि अगर पूत हमारा सपूत है, मतलब कह सकते हैं कि पुत्र जो है आज्ञाकारी और अच्छा निकल गया, तो उसके लिए धन संचय की जरूरत ही क्या है, धन जोड़ने की जरूरत ही क्या है। आगे चल के अपने आप स्वयं धन संचय कर सकता है। अगर पूत कपूत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो अगर आपका पूत कपूत है तो उसके लिए भी धन जोड़ने की आवश्यकता ही क्या है। दो लाइनें हैं ये, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो खुद क्यों धन संचय। इन दोनों लाइन वैसे तो जो है ये अलग अलग है, दोबारा रिपीट हो रखी है, लेकिन इनका जो है अर्थ है हमारा अलग अलग निकल रहा है दोनों लाइनों का। तो इस प्रकार से इस पर एक ही लाइन अगर जो है एक जैसी लगे आपको, लेकिन अर्थ उसका अलग लगे, तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होगा, लाटानुप्रास। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर पूत कपूत निकल गया तो उसके लिए धन जोड़ने की क्या जरूरत है। जितना भी आप धन संचय करोगे उसके लिए वो बर्बाद ही कर देगा। तो आपको पता ही है। तो इस प्रकार से आप जो है अलंकारों की पहचान कर सकते हो, क्योंकि अनुप्रास अलंकार से ही काफी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुप्रास अलंकार के जो ये 5 भेद होते हैं हमारे, कौन कौन से, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास और जो है अंत्यानुप्रास और श्रुत्वानुप्रास, इन्हीं में से जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका इनमें के अंतर्गत जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उनको आपको ध्यान से समझना है और करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपको का गलत न हो। तो आगे बढ़ते हैं। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें कौन सा अलंकार होता है। तो अभी हमने पढ़ा है अनुप्रास अलंकार, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न में एक पंक्ति दी गई है, पंक्तियों में पूछा गया है कौन सा अलंकार है। तो पराधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग का हेतु। तो ये जो है इनके अंतर्गत भी आपको अनुप्रास देखने को मिलेगा। और कौन सा अनुप्रास है, अभी हमने पढ़ा है, जब एक ही जो है दो पंक्तियां जो है मतलब एक पंक्ति के अंतर्गत जो दो लाइनें जो सेम आपको दिखाई दे, तो वहां पर कौन सा अनुप्रास होगा, लाट लाटानुप्रास। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर दिया गया है भाई, उपयुक्त पंक्ति वाक्य दोबारा आ रहा है जिसका सामान्य अर्थ तो एक है, किंतु अन्वय करने से उसकी पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों के पूर्वार्ध का अर्थ है कि जो मनुष्य पराधीन है उनके लिए स्वर्ग नरक है, और उत्तरार्ध का अर्थ है, यानी कि जो बाद की पंक्ति है उसका अर्थ है जो मनुष्य पराधीन नहीं है उसके लिए नरक भी स्वर्ग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लाटा अनुप्रास है। इन पंक्तियों को आप फिर से दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं पंक्तियों में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगी। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ, क्योंकि पिछले सालों में पूछे गए जितने भी प्रश्न है वे बार बार रिपीट होते हैं परीक्षाओं में। इसलिए हम जो है पीवाईक्यू की सीरीज को लेके चल रहे हैं, ताकि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में आप अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको, और जो है एक जो है सीट अपने लिए एक जो है ले सको, ताकि आपका जो सिलेक्शन हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है हम देखते हैं। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलता ही। फिर इसमें हमारा एक पंक्तियों में ये जो पंक्तियां है इसमें 2 बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन जो है अन्वय की दृष्टि से जो तुम देखे तो इसका अर्थ बदल रहा है। तो लाटानुप्रास होगा। आगे बढ़ते हैं।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयुक्त पंक्तियों का जो अर्थ है वो आप देख सकते हो। जिसके हृदय में राम नहीं उन्हें विपत्ति आती है। और दूसरी पंक्ति का अर्थ है जिसके हृदय में राम है उन्हें किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। तो अतः यहाँ लाटानुप्रास है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर वही लाटानुप्रास का एक और उदाहरण यहाँ पर दे दिया गया। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है। तो इसके अंतर्गत भी जो है लाटानुप्रास है। तो एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य अन्वय से भेद हो वहां लाटानुप्रास होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए झुके कुल सो जल परसन हेत मनहु सुहाए। इन पंक्तियों में आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है, जब एक ही जो वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तय तय की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हमारा वृत्तानुप्रास होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जहाँ एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार जो है आवृत्ति होती है वहां वृत्तानुप्रास होता है। उपयुक्त पंक्तियों में तय की आवृत्ति बार बार होने के कारण वृत्तानुप्रास है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 8। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो। और एक बात और ध्यान रखनी है भाई आपको कि जो हमारा अनुप्रास अलंकार होते हैं ये केवल उसमें होते हैं, व्यंजनों में ही होते हैं, व्यंजन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वरों में कभी भी अनुप्रास अलंकार हम नहीं देखते, स्वरों में नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति या अनेक बार हो वहां जो है कौन सा अलंकार होगा। तो आपको पता ही है, एक व्यंजन की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां हमारा प्रत्यानुप्रास होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर हमारा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर भाई यमक अलंकार से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं यमक अलंकार का। तो सुर सुर तुलसी शशि उद्गन केशवदास अब के कवि खगोत सम जह तह करत प्रकाश। यानी सूरदास जी सूर्य के समान, तुलसीदास जी शशि यानी चंद्रमा के समान, और केशवदास जी है उद्गन के समान। और अब के कवि जो आजकल के कवि है, वर्तमान कवि है, वे खगोत के समान है जो यहाँ जहाँ जा करके प्रकाश फैला रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन पंक्तियों के अंतर्गत आपको कौन सा अलंकार दिखाई दे रहा है ये आप सभी को पता है। यमक अलंकार से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं तो इनके अंतर्गत आपको यमक अलंकार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ एक सूर का तात्पर्य सूरदास से तथा दूसरे सूर का तात्पर्य सूर्य से है, अतः पंक्तियां में यमक अलंकार है। सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास अब के कवि खगोत सम जह तह करत प्रकाश। यानी कि सूर्य सूरदास जी जो सूर्य के समान है, तुलसी चंद्रमा है, तो केशवदास नक्षत्र है यानी खगोत, सॉरी भाई यानी उद्गन जो है नक्षत्र को कहा जाता है। और आधुनिक कवि जुगनुओं के समान है, जहां तहां जा करके फल प्रकाश फैलाते हैं। तो ये हमारे यमक अलंकार का उदाहरण है। आपको भी पता ही है यमक अलंकार की जो परिभाषा हमारी क्या होती है। जब कोई शब्द काव्य पंक्तियों में जो है एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार, एक से अधिक बार जब कोई शब्द आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, अर्थ भिन्न हो, जिस प्रकार से भिन्न हो। जैसे सूर 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 सूर, तो एक पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार आया है तो एक सूर का अर्थ है सूरदास, सॉरी भाई सूरदास जी, और एक सूर का अर्थ यहाँ पर दिया गया है सूर्य, सूरज सूर्य के समान। तो एक शब्द की आवृत्ति जब बार बार हो और लेकिन अर्थ अलग हो तो वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। तो ये आपको पता ही है। और
जो सबसे प्रमुख प्रसिद्ध उदाहरण है यमक अलंकार का, तो वहां पर दिया गया है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये भी, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए तो ये खाए बोराए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, तो इसके अंतर्गत यमक अलंकार है। जैसे कि आप देख सकते हो, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। पंक्ति में कनक जो शब्द है 2 बार आवृत्ति में आया है, 2 बार इसकी आवृत्ति हुई है, तो दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहले शब्द का अर्थ है धतूरा, यानी कि कनक का अर्थ है एक धतूरा, और दूसरे जो कनक का अर्थ दिया गया है वो है सोना। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए अर्थात उसकी आवृत्ति हो, तो प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहां पर क्या होता है, हमारा यमक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय को कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, जहाँ शब्दांशों या वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, तरनी के संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, तो इनमें भी जो है आपको यमक अलंकार देखने को मिलेगा। तो यानी कि पद्यांश में जो तरणी जो शब्द दिया गया है 2 बार आया हुआ है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले तरणी का अर्थ है सूर्य और दूसरे तरणी का अर्थ है नाव, यानी कि तरणी के संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, तो यानी कि दूसरी जो तरणी शब्द है ये है नाव, और इस तरणी का अर्थ दिया हुआ है सूर्य। तो इस प्रकार से आपको शब्दों को पहचान करके पंक्तियों को बार बार रिवाइज करके जाना है, और इन्हीं पंक्तियों में से परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यमक अलंकार से संबंधित प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया गया है, खप कुल 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 सा बोल रहा, निम्नलिखित शब्दों में जो है हमारा अलंकार है यमक अलंकार। तो यहाँ पर जो कुल शब्द दिया गया है का अर्थ समूह है, दूसरे कुल शब्दों का पक्षियों है, और कुल कुल कलरव के सूचक भी माने जाते हैं। कुल शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण जो है कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हवे उर्वशी सुजान। तो उर्वशी जो उर्वशी ये जो शब्द है बार बार आया हुआ है, तो अलंकार जो है हमारा यमक अलंकार है। तो यहाँ पर उर्वशी का अर्थ है एक अप्सरा नाम की एक उर्वशी, दूसरी उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई, यानी कि हृदय में बसी हुई, और तीसरी उर्वशी का अर्थ है यहाँ आभूषण। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है तीनों उर्वशियों का अर्थ आप देख सकते हो। एक उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, दूसरी उर्वशी का अर्थ है हृदय में पूर्व बसी, यानी कि हृदय में बसी हुई, और तीसरी उर्वशी का अर्थ है हमारा आभूषण। आभूषण तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शलेष अलंकार से संबंधित। शलेष अलंकार से भी संबंधित हम प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं, उदाहरण को समझ लेते हैं, ताकि परीक्षा में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से सही आंसर दे सको। चिर जीवो जीरो जुरे क्यों न स्नेही गंभीर, को घटी के वृक्ष भानुजा वे हलदर के वीर। तो इन पंक्तियों में आपका श्लेष अलंकार है, और श्लेष अलंकार पहचानने की क्या परिभाषा होती है, क्या ट्रिक होती है। तो श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ ही होता है, आपको पता ही है क्या अर्थ होता है श्लेष का अर्थ, चिपकना। चिपकना, जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं वहां हम जो है श्लेष अलंकार की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वृक्ष भानुजा, वर्ष वर्ष भानुजा का जो यहाँ पर अर्थ दिया गया है, तो आप देख सकते हो इन पंक्तियों में, इन
माध्यम से हम दो शब्द ऐसे मिल रहे हैं जो कि भिन्न भिन्न अर्थ, एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है। जैसे कि एक तो है वर्ष भानुजा, दूसरा है हमारा हलदर। एक वर्ष भानुजा का अर्थ है भाई, आप कह सकते हो वर्ष भानुजा, मतलब एक का अर्थ है वर्ष भानुजा की जो पुत्री है, यानी कि राधा कह सकते हैं। और दूसरा अर्थ है वर्ष भानुजा की बहन। तो इस प्रकार से दो अर्थ यहाँ पर हमें वर्ष भानुजा से निकल रहे हैं। इस प्रकार से हलदर से भी जो एक बलराम का वो निकल रहा है, सॉरी, बलराम को कहते हैं हलदर। और दूसरा जो है जो हलदर, हल चलाता है, खेती बाड़ी करता है किसान, उसका अर्थ निकल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप शब्दों को पहचान करके देख सकते हो। एक बार से थोड़ा सा सॉल्यूशन के साथ इस को समझे तो आप देख सकते हो। श्लिष्ट पदों में, दिए गए पदों में अनेक अर्थों के कथन को जो है श्लेष कहते हैं। इनमें से दो बातें आवश्यक होती है, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो और एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या चिपकना कह सकते हैं। श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में श्लेष अलंकार है, जैसे कि जहां भानुजा और हलदर श्लिष्ट शब्द है, उनसे बिना आवर्ती के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। वृक्ष भानुजा से वृक्ष भानु की बेटी यानी कि राधा कह सकते हैं, वृक्ष की बहन यानी गाय भी कह सकते हैं। और तथा हलदर के वीर बलदेव यानी कृष्ण के भाई, और जो है सांड बैल के भाई भी हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है? तो आप लोगों ने देख ही लिया, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है, किस प्रकार का होता है श्लेष अलंकार? तो हमारा शब्द अलंकार होता है। शब्दों पर देख करके पहचान सकते हैं। शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य व चमत्कार आ जाता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि भाई रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीत मंद मंद आवत चलो कुंजरू कुंज समेत। तो इन पंक्तियों में भी आपको श्लेष अलंकार ही देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो इन पंक्तियों में क्या बताया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में श्लेष अलंकार है जब वाक्य में एक बार प्रयोग होता हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि पंक्तियां बिहारी द्वारा रचित है और यहाँ समीर जो शब्द है उसके दो अर्थ दिए गए हैं। एक समीर का अर्थ होता है मदमस्त हाथी और दूसरे समीर का अर्थ होता है कुंज में प्रवाहित मंद वायु। आपको पता ही है वायु को भी हम समीर कहते हैं और मदमस्त हाथी को भी हम जो है समीर कहते हैं। तो इन समीर शब्द के कारण जो है दो अर्थ चिपके हुए हैं, इसके कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। अंजो तरियो ना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग में। तो इन पंक्तियों में भी आपको श्लेष अलंकार देखने को मिलेगा। तरियनो यानी कि पार न लगना के टुकड़े करके भिन्न भिन्न अर्थ निकाले गए हैं, अतः यहाँ जो है श्लेष अलंकार है। तो आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई रूपक अलंकार से संबंधी, अलंकारों से संबंधी और काफी सारे प्रश्न हमारे यहाँ रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम करने की कोशिश करेंगे। सभी प्रश्नों को PYQ को हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्लेष अलंकार का एक और प्रसिद्ध उदाहरण है, ये आप कई बार परीक्षाओं में देखोगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती, सॉरी भाई, मोती मानुष चून।
तो इन पंक्तियों के अंतर्गत जो है आपको जो पानी जो शब्द है यहाँ पर, तो इसमें कई अर्थ निकले हुए हैं। एक मोती, एक मानुष और तीसरा है चून। तो इस प्रकार से एक ही अर्थ की बार बार जब आवृत्ति हो, किसी भी शब्द की बार बार आवृत्ति हो और एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो उन्हें हम जो है श्लेष अलंकार के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रूपक अलंकार से संबंधित प्रश्न। रूपक अलंकार से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न है और जितने भी बचे हुए अलंकार हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और जो है दोस्तों के साथ शेयर करना। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए आपके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध रहेगी भाई। काफी सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। 3-4 प्रश्न में जो है परीक्षा में जो अलंकारों से पूछे जाते हैं आपको इसी के अंतर्गत जो है देखने को 2 या 3 प्रश्न तो आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।